हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, बात है उस वक्त की जब इंडिया में रेलवे लाइंस पर काम चल रहा था 1840 से लेकर 1861 के बीच के वक्त में। और पाकिस्तान उस वक्त इंडिया का पार्ट हुआ करता था। मॉडर्न पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा नाम से। ये जगह उस वक्त काम कर रहे इंजीनियर्स के लिए रेडीमेड ब्रिक्स का बहुत बड़ा ढेर थी। यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ काफी सारे पुराने घर थे जो खाली पड़े थे। इन सभी बिल्डिंग्स से इंजीनियर्स को बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिल रही थी। अब ये लोग उन बिल्डिंग्स में से ईंटें निकाल के उन्हें या तो रेलवे लाइंस में यूज कर रहे थे या अपने घरों में लगा रहे थे, जिसमें इन इंजीनियर्स ने हजारों ईंटें निकालकर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब थोड़े वक्त बाद 1921 में कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगता है कि हड़प्पा में वो जगह जहाँ से इंजीनियर्स ने खूब सारी ईंटें निकाली थी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना शहर था, और क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले इस साइट के बारे में पता चला तो इससे मिलती जुलती सभी साइट्स जो हड़प्पा के अलावा और जगह पर थी उन सभी को हड़प्पन नाम से ही जाना जाता है। ये सिटीज डेवलप्ड हुई थी अब से लगभग 4700 साल पहले। अब ये सिटीज हमारे लिए क्यों खास हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि पुरानी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने से हमें हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल वैल्यूज का पता लगता है। बाद में धीरे धीरे और जगह से भी पुरानी सिटीज के एविडेंस मिलने लगे थे। अब ये जो शहर मिले थे इनकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इनमें से काफी सिटीज डिवाइडेड थी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में, जिसमें वेस्टर्न साइड में जो पार्ट्स थे वो काफी ऊंचे थे लेकिन उनका एरिया कम था। आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटी के इस पार्ट को सीटाडेल नाम दिया, और जो ईस्ट वाला पार्ट था वो जनरली लोअर था लेकिन उसका एरिया ज्यादा था। इस जगह को लोअर टाउन कहते हैं। अब हर एक पार्ट के अराउंड बड़ी बड़ी दीवारें थी जो सीटाडेल और लोअर टाउन को एक दूसरे से अलग करती थी, और यहाँ ब्रिक्स इतनी अच्छी तरह से भट्टी में सेकी गई थी कि हजारों साल तक खराब ना हो। अब ये बिल्डिंग्स इतने पुराने टाइम की थी तो अब तक कैसे बची रही? यहाँ बात आती है इनके स्ट्रक्चर की। इन बिल्डिंग्स की दीवारें बनाते समय ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था, जिससे ये वॉल्स बहुत मजबूत हो गई थी। कुछ सिटीज ऐसी थी जहां पर सीटाडेल वाले पार्ट में स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जैसे मोहनजोदाड़ो सिटी। इस सिटी के सीटाडेल वाले पार्ट में एक स्पेशल टैंक बना हुआ था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ नाम दिया। ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि सबसे पहली लेयर में ब्रिक्स थी, उसके बाद की लेयर में प्लास्टर था, एंड लास्ट में नेचुरल तार की एक लेयर थी। इस स्ट्रक्चर की वजह से पानी लीक नहीं होता था। ग्रेट बाथ की दो साइड में जीने बने हुए थे और हर एक साइड पर रूम्स बने हुए थे। यहाँ पर पानी किसी पास के वेल से लिया जाता था जो यूज करने के बाद निकाल दिया जाता था। माना जाता है कि यहाँ पे कुछ खास लोग ही नहाया करते थे, वो भी स्पेशल ओकेजन्स पर। और दूसरी सिटीज जो हड़प्पा सिटी से मिलती जुलती हैं, जैसे कि कालीबंगन और लोथल, यहाँ पे फायर अल्टर्स मिले हैं जहाँ पर कोई ना कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता होगा। अब लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इन शहरों में स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। ये सभी सिटीज इंडिया और पाकिस्तान के कुछ रीजन्स में मिली हैं, जिसमें से पाकिस्तान का पंजाब और सिंध है, और इंडिया के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को इन सिटीज से कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। अब इस सिविलाइजेशन में घर किस तरह के बने हुए थे, उनकी क्या बनावट थी, उसके बारे में समझते हैं। जनरली यहाँ पे सभी घर एक या दो मंजिल के हुआ करते थे, जिसमें रूम्स कोर्टयार्ड के चारों तरफ होते थे। कोर्टयार्ड मतलब आंगन कह सकते हो। ज्यादातर घरों में बाथरूम एकदम सेपरेट हुआ करते थे, और कुछ घरों में वेल्स मतलब कुएं भी थे जहाँ से लोग पानी निकाला करते होंगे। इनमें से ज्यादातर शहरों की गलियों में ड्रेन्स मतलब नालियां भी हुआ करती थी, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाई जाती थी, और इस तरह से कि नाली का पानी गलियों में ना आए, और सभी ड्रेन्स को कवर भी किया जाता था। हर एक नाली में कुछ दूरी पर इंस्पेक्शन हॉल भी हुआ करते थे, जिनके थ्रू लोग सफाई भी करते थे इन नालियों की। और ये सभी नालियां एक बड़े ड्रेन मतलब एक बड़े नाले से कनेक्ट होती थी। इन सिटीज में स्ट्रीट्स, ड्रेन्स और हाउसेस सेम टाइम पर प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। अब इन घरों का स्ट्रक्चर एकदम अलग था मेहरगढ़ के घरों से, जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बात करी थी। मेहरगढ़ के घर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हुआ करते थे, जिनमें 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जबकि इस सिविलाइजेशन के घर मंजिलों वाले थे और इनमें रूम्स कोर्टयार्ड के अराउंड हुआ करते थे। अब बात करते हैं इन शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में। इन सिटीज में काफी हलचल रहा करती होगी, और यहाँ के लोग भी अपने अपने कामों में काफी बिजी रहा करते होंगे। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो स्पेशल बिल्डिंग्स को बनाने की प्लानिंग किया करते होंगे, जैसे आज के वक्त में आर्किटेक्ट होते हैं, और यही लोग हो सकता है यहाँ के रूलर्स हों। अब माना जाता है कि यहाँ के रूलर्स लोगों को दूर दूर भेजकर वहां से मेटल, प्रीशियस स्टोन्स और भी उपयोगी चीजें मंगवाया करते थे। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के रूलर्स सिर्फ अपने लिए कीमती चीजें रखा करते होंगे, जैसे कि सोने और
और चांदी के जेवर। अब इन रूलर्स के अलावा यहाँ पर स्क्राइब्स मतलब लेखक या लिपिक भी रहते थे जो लिखना जानते थे, जो सील्स मतलब मुहर पर लिखते थे, क्योंकि यहाँ से ऐसी सील्स मिली हैं जिनकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं करी गई, मतलब उन्हें पहचाना नहीं गया अभी तक। और ये लेखक इन सील्स के अलावा और भी जगह पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। साथ ही साथ यहाँ पर क्राफ्ट पर्सन जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं वो भी रहा करते होंगे जो तरह तरह की चीजें बनाया करते थे। अब ये क्राफ्ट्स या तो अपने घरों में बनाया करते होंगे या फिर इनके लिए कोई स्पेशल वर्कशॉप हुआ करती होगी। ये लोग ट्रेवल करके दूर दूर भी जाया करते थे और वहां से रॉ मटेरियल्स लाते होंगे। इस जगह पर से काफी सारे टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेला करते होंगे। टेराकोटा एक तरह की क्ले है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इन क्राफ्ट्स के बारे में जो यहाँ से मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीजें मिली हैं वो या तो स्टोन और शेल की बनी हुई हैं या फिर मेटल की बनी हुई है, जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर है। कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाते थे, जबकि गोल्ड और सिल्वर सिर्फ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में यूज किया जाता था। और जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें यहाँ से मिली हैं वो है ब्लेड्स, बीड्स और वेट्स। अगर आप स्टोन वेट्स को देखें तो आपको इनकी शेप एकदम प्रिसाइज लगेगी। ये चर्ट स्टोन से बनाए जाते थे। चर्ट एक तरह का पत्थर होता है जो सिलिका से मिलकर बनता है। इन स्टोन वेट्स का यूज दूसरे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स को तोलने के लिए किया जाता था। और ये जो बीड्स हैं इनमें से ज्यादातर बीड्स कार्नेलियन स्टोन से बनाई जाती थी जो एक तरह का रेड स्टोन है। और ये कुछ ब्लेड्स हैं जो स्टोन से बनाए जाते थे। हड़प्पन सील भी स्टोन से ही बनी हुई है। इसकी शेप रेक्टेंगुलर है और इस पे स्क्रिप्ट के साथ एनिमल कार्विंग भी करी गई है। यहाँ से कुछ खूबसूरत बर्तन भी मिले हैं जिन पर ब्लैक डिजाइन है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की रेड क्ले से बने हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से एक ऐसा स्टेचू भी मिला है जो माना जाता है कि किसी खास इंसान का होगा, कोई रूलर या फिर कोई प्रीस्ट। अब ये स्टेचू से हमें पता चलता है कि लोग कपड़े किस तरह के पहना करते होंगे। इस स्टेचू में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये शख्स कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए है। अब फैब्रिक बनता है फाइबर से और फाइबर हमें कॉटन से भी मिलता है। और कॉटन लगभग अब से 7000 साल पहले से उगाई जाने लगी थी मेहरगढ़ रीजन में। मोहनजोदाड़ो से कुछ कपड़ों के एविडेंस भी मिले हैं जो फूलदान के ढक्कन से और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट से चिपके हुए मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वर्ल्स भी मिली हैं। इनकी हेल्प से फाइबर से यान बनाया जाता था। ये टेराकोटा या फिर फाइन्स से बनी हुई मिली है। अब फाइन्स एक शाइनी और ग्लासी सरफेस वाला आर्टिफिशियल मटेरियल है, मतलब ये नेचुरली नहीं मिलता। इसको बनाने के लिए सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज को गोंद में मिलाकर शेप दी जाती है और बाद में फिर उससे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और लास्ट में इनके ऊपर अलग अलग कलर्स की लेयर्स चढ़ाई जाती है। अब जितने भी क्राफ्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है वो सब आम लोग नहीं बनाते थे। इन चीजों को बनाने के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर काम में माहिर होते हैं, चाहे वो स्टोन की कटिंग हो, कार्विंग या फिर पॉलिशिंग हो। स्पेशलिस्ट किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ या तो मेल हो या फिर फीमेल। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनका प्रोडक्शन भी होता है, जो फार्मर्स और हर्डर्स करते हैं, जैसे वुड, फाइबर्स और ओर्स ऑफ मेटल्स। अब इन रॉ मटेरियल्स की हेल्प से नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन फाइबर से फैब्रिक, वुड और मेटल से टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। इनमें से कुछ रॉ मटेरियल्स लोकली अवेलेबल होते थे और कुछ अलग अलग जगह से मंगवाए जाते थे, मतलब इंपोर्ट किए जाते थे। जैसे कॉपर आज के वक्त के राजस्थान और ओमान से मंगाए जाते थे। टिन आज के वक्त के अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। टिन और कॉपर को एक साथ मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता था और फिर इससे नए ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। गोल्ड आज के वक्त के कर्नाटक से मंगाया जाता था और प्रीशियस स्टोन आज के वक्त के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। अब बात करते हैं कि ये लोग इन शहरों में खाने का इंतजाम कैसे किया करते थे। ज्यादातर लोग इन सिटीज में रहते थे और जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो गाँव में रहा करते थे, जो फसलें उगाया करते थे और जानवर भी पाला करते थे। अब यहीं से फूड सप्लाई होता था शहर के लोगों के लिए। कुछ एविडेंस से पता चला है कि ये लोग वीट, बार्ले, लिनसीड, सीसेम, राइस, पल्सेस, पीज और मस्टर्ड उगाया करते थे। अब कोई भी चीज मतलब रॉ मटेरियल्स और फाइनल गुड्स गांव से शहर या शहर से गांव किस तरह लाया जाता होगा। तो देखिए ये एक टॉय मिला है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन में व्हील्ड व्हीकल्स का यूज होने लगा था। और इस सील में आपको एक बोट दिखेगी जिससे ये भी पता चल जाता है कि लोग सी रूट्स का भी यूज करने लगे थे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। जब आप क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है टिलिंग। टिलिंग प्रोसेस में सोइल टर्निंग करी जाती है, उसके बाद सीड प्लांटिंग होती है और उस वक्त इस प्रोसेस के लिए एक नए टूल प्लाव का यूज किया जाता था। इस टूल का एक टॉय मिला है जिससे हमें पता लगता है कि ये टूल उस वक्त यूज किया जाता होगा। अब इस रीजन में ज्यादा बारिश नहीं होती थी तो क्रॉप कल्टीवेशन में इरिगेशन के लिए पानी का इंतजाम दूसरी तरह से किया जाता होगा। मतलब ऑब्वियस है पानी को स्टोर किया जाता होगा फील्ड्स में डालने के लिए जिससे प्लांट ग्रो हो सके। हड़प्पन्स एनिमल रेयरिंग भी करते थे जिसमें ये लोग शीप, गोट, केटल और बफेलो पाला करते थे। अब हर्डिंग मतलब पशुचारण के लिए पास्चर्स मतलब ग्रासलैंड सेटलमेंट के आसपास
पास होते थे और वाटर भी अवेलेबल रहता था। लेकिन ड्राई सीजन में मतलब समर मंथ्स में ये लोग ग्रासलैंड की सर्च में दूर दूर तक जाया करते थे। ये लोग मछलियां भी पकड़ते थे और हंटिंग भी किया करते थे, जिसमें प्रोबेबली ये लोग एंटेलोप की हंटिंग करते थे और साथ में बेर और बाकी फ्रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन टाउन्स की बात करते हैं जो गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। पहला टाउन है ढोलावीरा। गुजरात के कच्छ इलाके में एक छोटा सा आइलैंड है खादिर बेत नाम से। उस जगह पर ढोलावीरा शहर है। इस जगह फर्टाइल सॉइल है और यहाँ फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है। जिस तरह हड़प्पा की बाकी साइट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दूसरी तरफ ढोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट के चारों तरफ बड़ी बड़ी स्टोन वॉल्स हैं। इन वॉल्स में बड़े बड़े दरवाजे भी हैं। यहाँ सेटलमेंट्स में एक खुला मैदान भी था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज का आयोजन किया जाता होगा। यहाँ कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी मिले हैं जो लकड़ियों में फिट हैं और ये दूसरी हड़प्पन साइट्स में नहीं मिले। इन पत्थरों में वो स्क्रिप्ट्स देखने को मिली है जो सेम हड़प्पा की छोटी सील्स पर मिली थी। यहाँ बात हुई ढोलावीरा की। अब गुजरात के दूसरे टाउन की बात करते हैं जिसका नाम है लोथल। लोथल शहर गुजरात में साबरमती रिवर की एक सहायक नदी के किनारे बसा हुआ था। अब ये जो शहर है ये गल्फ ऑफ खंबत के पास ही है। ये शहर ऐसी जगह पर बसा हुआ था जहां पर रॉ मटेरियल्स जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स बहुत इजीली मिल जाते थे। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहां पर स्टोन, मेटल्स और शेल से अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। इसी शहर में एक स्टोर हाउस भी मिला था और यहाँ एक ऐसी बिल्डिंग भी थी जिसे वर्कशॉप माना जाता है जहां पर बीड्स मतलब मन के बनाने का काम होता था, क्योंकि यहाँ से बीड्स बनाने के टूल्स, कुछ स्टोन के पीसेस और तैयार बीड्स भी मिली हैं। यहाँ से कुछ सील्स और सीलिंग्स भी मिली हैं। अब सील्स मतलब मुहर, इसका यूज सामान के बड़े बड़े बॉक्सेस या बैग्स पर स्टैंप लगाने के लिए किया जाता होगा जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। सील्स के इंप्रेशन मतलब छाप को ही सीलिंग कहते हैं, यानी कि मोहरबंद। अब इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? तो अब से 3900 ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या घटने लगती है और राइटिंग्स, वेट्स और सील्स इन सभी का यूज होना एकदम से बंद हो जाता है। रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट एकदम से रुक जाता है। मोहनजोदाड़ो की गलियों में कूड़े का ढेर लगने लगता है और गलियों में या फिर रोड पर रहने के लिए झुग्गियां बनाई जाने लगी। अब सवाल उठता है कि ये सब अचानक से क्यों हुआ? इसका कोई प्रॉपर आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि रिवर्स के ड्राई होने की वजह से ऐसा हुआ और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ ईंटें पकाने के लिए फ्यूल्स की जरूरत पड़ती थी और फ्यूल के लिए डिफोरेस्टेशन हुआ, मतलब लकड़ी चाहिए थी तो डिफोरेस्टेशन हुआ जिसकी वजह से जंगल खत्म होने लगे। कुछ कहते हैं कि हर्डिंग की वजह से ग्रासलैंड खत्म हो गए थे, तो कुछ कहते हैं कि बाढ़ के आने की वजह से ये सब हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि बाढ़ का आना या रिवर के सूख जाने से एक पर्टिकुलर जगह ही अफेक्ट होगी, बाकी सारे शहर नहीं। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि रूलर्स ने लोगों पर अपना कंट्रोल खो दिया होगा। कुछ भी हो, हमें चेंज तो दिखता ही है। मॉडर्न पाकिस्तान के सिंध और पंजाब रीजन को छोड़कर लोगों ने दूसरी जगह बस्तियां बनाकर उनमें रहना शुरू कर दिया था, ज्यादातर साउथ और ईस्टर्न रीजन्स में। और फिर इसके 1400 साल बाद नए शहर बसने शुरू हुए जिनके बारे में आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।